हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर सेकिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इसमें बोला गया है कि ऐसी कितनी 4 अंकों वाली धनपूर्णांक संख्याएँ जिनके सभी अंक विषम हैं। अगर विषम अंकों की बात करते हैं तो वो हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इन अंकों से हमें बनानी है 4 अंकों की संख्याएँ। तो 4 अंकों की संख्याएँ बनानी है तो ये जो हर जगह है 4 की 4 जगह इनको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल संख्या जो बनेगी वो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 625। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि समेशन 2 टू द पावर आर एनसीआर, इसमें बताना है ये किसके बराबर होगा। अगर हम बात करें 1 प्लस एक्स की होल पावर एन की, तो ये आपका होता है समीशन आर गोज़ टू 0 टू एन एक्स की पावर एन एन सी आर के बराबर ये हो जाता है। अभी एक्स की जगह पर रख देते हैं हम यहाँ पर क्या 2, तो एक्स की जगह पर जब 2 रखेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 की होल पावर एन यानी कि 3 की पावर एन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है, ये जो मैथमेटिक्स शब्द है इसके अक्षरों के विभिन्न क्रमों को एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी में सूचीबद्ध किया जाता है। तो ऐसे कितने शब्द हैं जो सी से प्रारंभ होने वाले पहले सबसे पहले आते हैं, प्रथम सबसे पहले आते हैं। सी से शुरू होने वाला जो पहला शब्द होगा ना, उससे पहले जितने भी शब्द आएंगे उनकी संख्या बतानी है। तो वो जितने भी शब्द होंगे या तो वो ए से स्टार्ट होंगे या बी से। बी से तो स्टार्ट हो नहीं सकते क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बी आता ही नहीं है। अब ए से स्टार्ट होने वाले हमें शब्द निकालने हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ए यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इस एक ए को तो हम शुरुआत में रख देते हैं। इसकी पोजीशन तो हो गई है फिक्स। बाकी जो हमारे अक्षर बचे वो गिनती में है कितने 10, तो 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय, अगर यहाँ पर रिपीटेड अक्षरों की बात करें तो एक आपका एम 2 बार आ रहा है और एक आपका आ रहा है टी 2 बार आ रहा है। बाकी तो सब वन वन टाइम है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना डिवाइडेड बाय आ जाएगा, 4 से 4 से कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सभी आंसर्स में 2 जीरो आए तो 2 जीरो बनाते हैं, 2 पंजे 10, एक तो जीरो यहाँ से बन जाएगा और एक 10 से जीरो बन जाएगा, तो 2 जीरो तो ये आपकी आ जाएँगी। अब यहाँ पर केवल हमें ये लास्ट अंक आइडेंटिफ़ाई करना रह गया कि लास्ट अंक क्या आने वाला है। इसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो 3 6 हो गया 18, 8 आएगा, 8 सत्ते 56, 6 आएगा, 6 अट्ठे 48, 8 आएगा और 8 में 72 यानी कि 2। तो लास्ट वाला जो अंक होगा ना इन 2 जीरो से अलग वो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको 2 जो है क्या दिए हुए हैं, ये संबंध दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं। एक तो आपका ज़ेड क्रॉस ज़ेड का ज़ेड क्रॉस ज़ेड में रिलेशन और एक एन क्रॉस एन में, और ये दोनों आपको डिफाइन किए गए हैं। एक तो है एक्स वाई कोमा एक्स माइनस वाई टाइप का और एक है एक्स वाई कोमा एक्स प्लस वाई टाइप का। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन फलन है और कौन फलन नहीं। अगर पहले वाले की बात करें तो फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अभी हम यहाँ देखें कोई 2 ऐसे नंबर जिनकी गुणा करके आपका क्या आ जाए, सेम आ जाए। एक तो 2 छिक्के 12 हो गया और एक 4 तिया 12 हो गया। अगर पहले वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर 2 और 6 लेते हैं तो 2 छक्के 12, 12 जो होगा वो आपका जुड़ जाएगा 2 माइनस यानी कि 4 के साथ, और अगर 4 गुना 3 लेते हैं तो आपका जुड़ जाएगा ये 12 4 माइनस यानी 1 के साथ। तो 12 माइनस 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है, 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 12 की 2 इमेज मिल जा रही हैं, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर भी यही नंबर ले लें तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 6 एक तो 12 8 के साथ जुड़ जाएगा और एक 4 प्लस 3 यानी 7 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 2 एलिमेंटों के साथ जुड़ जाएगा, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिए हुए हैं A13, A23, A33 और ये इनके उपचानिक यानी माइनर की वैल्यू दी हुई है। अगर ये माइनर की वैल्यू है तो आपको निकालनी है डेल्टा की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो एक प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई किसी रो या फिर किसी कॉलम के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई उनके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर मतलब सहगुणनखंडों से करें तो वो सारणी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके कोफैक्टर हो जाएँगे ना, ये हो जाएँगे आपके 1 3 है तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा, तो इतना ही रहेगा। और अगर इसकी बात करें इसके कोफैक्टर की, तो ये आपका ओड बनेगा 2 + 3 5, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ 3 + 3 6, तो ये यही रहेगा। अब इनकी हम कर देते हैं आपस में इंटू, तो और जोड़ देंगे तो ये डेल्टा आ जाएगा। जिसको सिम्प्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 2 और जेड की जगह पर मान लेते हैं 3। तो ये आपका हो जाएगा वाई ज़ेड हो जाएगा आपका 6, ज़ेड एक्स हो जाएगा आपका 3 और एक्स वाई हो जाएगा आपका 2, और ये आपका आ जाएगा ज़ेड माइनस का वाई यानी कि 1, और ये जाएगा ज़ेड माइनस एक्स यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स यानी कि 1। तो यहाँ पर इंटू करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो 6 एकम 6 और ये हो जाएगा माइनस का 6 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 2 आ गया। यानी जो डिटर्मिनेंट होगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बारी-बारी से
कौन सा विकल्प इसको सैटिस्फाई करता है? तो पहले विकल्प में देखें z माइनस वाई 3 माइनस 2 1, z माइनस एक्स 2 आएगा और y माइनस एक्स आ जाएगा आपका 1, तो ये आपका 2 आ गया, तो ये आपका मैच कर गया, तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाकी को आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मैच नहीं खाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। a प्लस एडजॉइंट a आपका शून्य है, या फिर a इनवर्स प्लस एडजॉइंट a शून्य है, या फिर a माइनस a इनवर्स आपका शून्य है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आ गई। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आ गई है तो आपका जो ए इनवर्स होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का एडजॉइंट ए के, क्योंकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। यानी कि जो पहला और तीसरा विकल्प है ना, ये जो पहला और तीसरा ये अलग-अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। यानी पहला ठीक होगा तो तीसरा भी ठीक होगा, पहला गलत होगा तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है? और ये वाला आपका हो जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि ए इनवर्स माइनस एडजॉइंट ए के बराबर, तो ये तो दूसरा विकल्प तो आपका ठीक हो गया, ठीक है? और ये दोनों आपके या तो ठीक होंगे या गलत होंगे, तो आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे इनको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्स, वाई और ज़ेड इनके ऑर्डर दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये आपकी ज़ेड, वाई, एक्स इसमें 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ज़ेड आपका है कितने ऑर्डर का? 3/2 ऑर्डर का, और वाई आपका है 2/3 ऑर्डर का। तो जो आपका ज़ेड वाई हो जाएगा उसका ऑर्डर आ जाएगा आपका 3/3, और इंटू एक्स से करेंगे तो ये आपका 3 इंटू 3 है, तो इसका ऑर्डर भी आपका 3 इंटू 3 आ जाएगा। यानी इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो 3 इंटू 3 होगा। तो इसमें कितने एंट्रीज होने वाली हैं आपकी? 3 इंटू 3 यानी कि 9, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो पहला तो आपका ठीक हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं वाई एक्स जेड, तो पहले एक्स जेड की बात करें तो एक्स आपका है 3/3 ऑर्डर का, और जेड है आपका 3/2 ऑर्डर का। तो 3 और 3 तो ये एलिमिनेट हो गए, तो 3/2 हो गया एक्स जेड का। अब वाई है आपका कितने ऑर्डर का? 2/3 का, और ये आपका आ गया 3/2 का, तो ये बीच वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। 2/2 यानी कि ये आपका 2/2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा? एक वर्ग आप हो जाएगा। इसमें कितनी एंट्रीज होंगी? 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये भी आपका ठीक हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, तो वाई इंटू जेड, तो वाई है आपका 2/3 और जेड है आपका 3/2। ठीक है? तो यानी कि वाई-ज़ेड तो हो गया आपका 2/2 का। अब बात करते हैं एक्स की, तो एक्स है 3/3 का। तो यहाँ पर बीच वाले सेम होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल होनी है, डिफाइंड होनी है, तो बीच वाले से नहीं है तो सेम ही नहीं होंगे ना, तो ये डिफाइंड नहीं है, तो ये भी आपका ठीक है। ये भी इसमें भी यही बोला डिफाइंड नहीं है, तो यानी कि तीनों विकल्प ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बोला कितने द्विघात समीकरणों के लिए, द्विघात समीकरण की बात हुई, ठीक है? मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा अल्फा बीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, और इसको अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो अल्फा अगर मैं कुछ भी ले लूँ और बीटा इस तरीके का लूँ जो इस वाली कंडीशन को होल्ड करे, तो उनका जोड़ और गुणनफल बराबर ही आएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारी द्विघात समीकरण बन सकती है ना। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अनंततः इनफाइनाइटली मैनी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है कि √5 और √2 और √5 के बीच सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय एक अनंत समुच्चय है। तो √2 √5 के बीच तो बहुत सारी अपरिमेय संख्याएँ होंगी, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, तो पहला तो ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, जिसमें बोला 100 से छोटी सभी विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से छोटे विषम पूर्णांक, यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है, पूर्णांक है, तो 100 से छोटे विषम पूर्णांक भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे यानी अपरिमित, ये परिमित बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 का, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंटों में से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इनका जोड़ अगर देखें तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 2 अप टू कहाँ तक? n तक। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो ये आ गया आपका n स्क्वायर प्लस का n। तो पहला तो आपका करेक्ट हो गया। दूसरे के बारे में बोला गया है कि ये जो n स्क्वायर प्लस n+41 है, ये हमेशा कैसा, कोई भी हम n ले लें, कोई भी धन पूर्णांक n ले लें, तो उसके लिए हमेशा अभाज्य संख्या होगी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, अगर मैं n की जगह पर 41 ही रख दूँ तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर प्लस 41 प्लस 41, 41 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 41 प्लस 1 यानी कि 41 इंटू 43, तो ये तो आपका 41 और 43 यानी 2 नंबरों से कट रहा है, ठीक है? 1 और खुद के अलावा 2 नंबरों से और भी कट रहा है, तो ये तो फिर भाज्य संख्या हुई ना। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट, ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना, केवल एक, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि P और Q द्विघात समीकरण के मूल हैं, और C यहाँ पर 0 से बड़ा है, और ये आपको दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माने का 11 PQ आपका 0 के बराबर, तो आपको वैल्यू निकालनी है P माइनस Q की। तो अगर ये मूल है तो P प्लस Q आपका हो जाएगा माइनस B के बराबर, और PQ आपका हो जाएगा C के बराबर। अब यहाँ से हम देखें तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर
और प्लस का 2 पी क्यू, अब प्लस का 2 पी क्यू माइनस का 11 पी क्यू हो जाएगा माइनस का 9 पी क्यू इक्वल टू में 0। पी क्यू है हमारा किसके बराबर, सी के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 सी, इसको इधर लाएंगे तो बराबर में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 9 सी, यानी कि 3 अंडर रूट सी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें बोला गया है कि 12 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का व्यास बताना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है, जो n भुजाओं वाला एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा a हो ना, उसके अंतर्गत जितने भी वृत्त बनेंगे उसकी जो त्रिज्या होती है वो आपकी होती है n अपॉन सॉरी a अपॉन 2, भुजा की लंबाई अपॉन में 2 इंटू में कोट पाई अपॉन में n के बराबर ही वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हम a तो बन गया हुआ, तो ये हो जाएगा 1/2 और व्यास निकालना है, ठीक है, तो ये 1/2 भी हट जाएगा, बस कोट पाई n हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कोट पाई n यानी कि पाई हो गया हमारा 180 और n हो गया हमारा यहाँ पर 12। 6 से काटें तो 6 से 18, 0 के 0, 6 दूनी 12 यानी कि हो जाएगा 15। कोड 15, कोड 15 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसको लिख लेंगे 1/10, 15 15 को लिख लेंगे हम 45 माइनस का 30, तो ये हो जाएगा आपका tan ए माइनस tan बी 1/√3 और बाकी जो नीचे आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस का 1/√3। तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका बन जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का √3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आपको यहाँ पर ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपके पास ए एक सेट है, आपको दिया हुआ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये एलिमेंट है और एफ जो है ए से एन में डिफाइंड है और एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स के महत्तम अभाज्य गुणनखंड, जो इसको काटने वाला महत्तम अभाज्य गुणनखंड होगा ना, एक्स के महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा परिभाषित, तो आपको बताना है एफ के परिसर में कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें 7 को काटने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 ही हो गई, 8 को काटने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 हो गई, 9 को काटने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3, अगर 10 की इमेज देखें तो 10 की इमेज आ जाएगी 5, 11 की 11 आ जाएगी, 12 की आपकी आएगी 3, 13 की 13 आ जाएगी, 14 की 7 आएगी, 15 को काटने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 5, तो 5 आ गई और इसकी आपकी आ जाएगी 2। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखें, 2 तो सेम हो गया, यहाँ पर अगर देखें तो 3 भी आपका कैंसल आउट हो गया, 5 भी एक कैंसल आउट हो जाएगा, एक 7 कैंसल आउट, तो यानी कि जो एलिमेंट आपके बचेंगे ना वो कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। ये जो है वो रेंज में आएंगे, तो रेंज में जो एलिमेंट आने वाले हैं उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चे ये बोला गया है कि आर एन से एन में एक संबंध है और इस प्रकार परिभाषित है कि आपका एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट दोनों एन में बिलोंग करते हैं और एक्स स्क्वायर बराबर है वाई की पावर 3 के। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात ठीक है। सबसे पहले तो एक्स एक्स के साथ रिलेटेड होगा, तो एक्स एक्स के साथ तो जब भी रिलेटेड होगा ना, जब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 के बराबर, तो ऐसा तो जरूरी है ही नहीं, ठीक है। 2 नंबर ले लो, 3 ले लो, 4, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके लिए कंडीशन होल्ड नहीं होगी, तो पहला तो गलत हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम सिमेट्रिक की दूसरा सिमेट्रिक क्या हुआ कि अगर x कोमा y r के अंदर है तो y कोमा x भी क्या r के अंदर होगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर y की पावर 3 के बराबर है तो y स्क्वायर भी x की पावर 3 के बराबर हो। तो ये भी आपका ठीक नहीं होगा, तो ना तो पहला ठीक है और ना ही आपका दूसरा ठीक है। इसमें आपको बोला नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा। अगर तीसरे की बात करें कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है यानी कि ये बात ठीक है, ठीक है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ऐसे अगर हम जाँचेंगे तो ये वाला तीसरे वाला भी आपका सही नहीं आएगा, कोई भी सही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें बोला ए इंटरसेक्शन बी आपका ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो क्या बी बराबर सी होगा और यूनियन के लिए भी आपको जाँचना है। तो अगर मैं ए को ले लेता हूँ क्या 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और 1 2 और यहाँ पर हमें बराबर रखने हैं। बी को ले लेता हूँ मैं बी को ले लेता हूँ 1 3 5 और सी को ले लेता हूँ मैं 1 7 और 8। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँगा तो 1 आएगा और ए इंटरसेक्शन सी निकालूँ तो भी 1 आएगा। लेकिन दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर हो गए, लेकिन बी और सी तो बराबर है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। इसी तरीके से ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन सी के बराबर है तो बी बराबर सी ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ए को हम मान लेते हैं 1 2 3 के बराबर, बी को हम मान लेते हैं 1 के बराबर और सी को मान लेते हैं 2 के बराबर। अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तो 1 2 3 आएगा, ए यूनियन सी निकालूंगा तब भी 1 2 3 आएगा, लेकिन बी और सी तो बराबर आएंगे नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तीनों जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। जेड आपका ये दिया हुआ है तो आपको बताना है जेड का मॉडुलस, तो जेड का मॉडुलस आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 इस ऊपर वाले का मॉडुलस यानी कि 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाले का भी मॉडुलस यही आएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए करेक्ट। दूसरे में आपको ये बोला कि अगर थीटा आपकी थीटा की वैल्यू बतानी है, अगर ये आपकी क्या है प्योर रियल नंबर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस के साइन थीटा से, तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपका बन जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
2i sin थीटा और नीचे बनेगा आपका 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा। अब ये अगर प्योर रियल होना तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 यानी कि 2 sin थीटा आपका 0 आ जाएगा, नीचे वाला तो 0 में पहुँच जाएगा। तो sin थीटा बराबर आ गया 0 के, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा तो 0 यानी कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी n पाई के। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि अगर ये आपका शुद्ध इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाए तो उस केस में थीटा क्या होगा। अगर ये प्योर इमेजिनरी हो गया तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा आपका 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस वाले केस में आपका कोस स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर पाई बाय 2, क्योंकि कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होगी, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी कि पाई बाय 2, तो ये पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना क्वेश्चन नंबर 18 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये बोला गया है कि अगले 3 प्रश्नों के लिए, तो 3 ही क्वेश्चन है, तीनों को ही सोल्व कर देंगे। यहाँ पर इसमें बोला है कि अगर P किसी वर्तमान श्रेणी A के प्रथम n धनात्मक पदों का योगफल है और Q जो है कोई दूसरी श्रेणी है भी उसके प्रथम n धनात्मक पदों का योगफल, तो आपको यहाँ पर ये बताना है, और ये रेशियो भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है प्रथम जो पद है उनका अनुपात क्या होगा। अगर आपको समूह जो सम है ना उनका रेशियो आपको पता हो और पदों का अनुपात निकालना हो तो दुगने से 1 कम रख देते हैं n की जगह पर। तो प्रथम के लिए आपको 1 का डबल 2 और 2 से 1 कम यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 9, नीचे आ जाएगा 9 और 6 15, 3 से 9, 3 पंजे 15 यानी कि 3/5। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले पार्ट में बोलें तो अगले पार्ट में आपको बोला 10वें का पदों का अनुपात निकालना, तो 10 का डबल 20, 20 से 1 कम यानी 19 रख देंगे। तो 19 पंजे हो गया 95, 95 और 4 हो गया हमारा 99, और यहाँ रखेंगे तो 19 निम्मा हो गया आपका 19 निम्मा 171, 19 निम्मा हो गया 171, 171 और 6 हो जाएगा आपका 171 और 6 177 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से यहाँ पर कट रहे हैं, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 2 हाथ से 3 17, 33/59, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें अब ये बोला कि अगर जो पहले वाली सीरीज़ थी उसका सारवांतर है डी और अगले वाली जो सीरीज़ है उसका सारवांतर आपको कैपिटल डी दिया हो, तो इनमें से आपका कौन-सी बात ट्रू होने वाली है, ठीक है? ये आपको बताना है, कौन-सी बात ट्रू होगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो पहले पदों की अनुपातों की बात करते हैं, ठीक है? तो पहले पदों का अनुपात है वो तो सीधा निकल ही गया आपका 3:5। तो पहले पद को हम पहली वाली सीरीज़ के पहले पद को मान लेते हैं 3 K1 और इस वाले दूसरी सीरीज़ के पहले पदों को मान लेते हैं 5K1, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे पदों की, तो दूसरे पदों का अनुपात अगर हमें निकालना है तो उसका जो अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 2 का डबल 4, 3 रखना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15, 4 19 और ये हो जाएगा 3 नीम 27, 3 नीम 27 और 6 33, ठीक है? 33 दूसरे जो पद होंगे उनका अनुपात मान लेते हैं हम यानी कि ये मान लेते हैं 19K2 और ये मान लेते हैं 33K2। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले रेशो की यानी कि तीसरे पद की, तो तीसरे पद के लिए आपको 3 दिन 6 6 से 1 कम करेंगे, 5 रखना पड़ेगा। 5 दूनी 25 और 4 29, तो इसको मानेंगे 29K3 और इसको मान लेंगे 5 दूनी 45, 45 और 6 51, 51K3। अभी हमें पता है कि जो डी आएगा वो तो सेम ही आना है, यानी कि ऊपर वाली सीरीज़ के लिए डी आपका हो जाएगा 19K2 माइनस का, या फिर हम क्या करेंगे यानी कि क्योंकि एबी में है ना तो बीच वाले का डबल यानी कि 38K2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा पहले और लास्ट वाले के जोड़ के बराबर। और इसी तरीके से बीच वाले दूसरे वाली सीरीज़ के लिए 33K2 जो होगा 33 का डबल 66 सॉरी 66K2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5K1 प्लस का 51K3 के बराबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना डाउटफुल है, ठीक है? इसका आंसर जो है वो ए भी आ सकता है और सी भी। अब कैसे आ सकता है ए और सी, इसी को हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने इसका सही तरीके से सॉल्यूशन ही नहीं दिया है, ठीक है? बस वो तुक्के लगा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा आपको हाँ, किस तरीके से आपका ऑप्शन ए और सी दोनों आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ से 1 को एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 से और इसमें कर देते हैं 3 से। केवल जिससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 तिया 15 और 4 19, ठीक है? 5 अट्ठे 40 यहाँ से लगे 5 से 15 4 19, 19K2 और ये बराबर हो जाएगा 19K2 बराबर हो जाएगा 5 तिया 15K1 और प्लस का 5 नीम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145K3 नीचे वाले में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 छींग 18, 3 छींग 18 19, K2 बराबर हो जाएगा आपका K2 बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15, 15K1 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 153K3 के। अब इन्हें घटाएँगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा आपका 8K2, ये तो कैंसल आउट हो जाएँगे और 153 में से 145 जाएँगे तो बचेगा आपका 8, 8K3 यानी कि आपका K2 किसके बराबर आ गया है? K3 के ही बराबर आ गया, K2 K3 के बराबर आ गया। अब इस वैल्यू को रख दें अगर हम इस फर्स्ट वाली में रख दें, तो ये आपका हो जाएगा 38 और ये जो K3 है ये भी K2 ही हो जाएगा, तो 38 माइनस 29 कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9K2 जो है वो बराबर हो जाएगा 3K1 के 3 तिया 9, यानी कि जो K1 है वो बराबर आ गया 3K2 के।
क्लियर हुई बात? अभी अगर यहाँ पर देखें, तो जो हमने ये एलिमेंट माने हुए हैं ना, ठीक है? पहली वाली सीरीज़ 3K1 तो K1 तो आपका 3K2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 9K2, ठीक है? ये तो 9K2 हो गया और ये K2 ये भी क्योंकि ये तो इक्वल यहाँ है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा का 3 पंजे 15, 15K2 और ये आपका हो जाएगा 33K2, ये 51K2। अभी इसको देखें तो ये आपकी क्या बन रही है? ए पे ऊपर वाली 9 और 10 19, 19 और 10 29 और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो D आएगा ना आपका निकल कर, वो आपका आ जाएगा 19 माइनस 9 यानी कि 10K2 के बराबर। जो कैपिटल D आएगा वो आपका आएगा 33 माइनस 15 यानी कि 33 में से 15 जाएँगे तो 13 में से 5 गए 8, 18 बच जाएँगे, ठीक है? 33 में से 15 जाएँगे 18 तो ये आपका आ गया है। अभी अगर K2 के बराबर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो कैपिटल D है वो बड़ा है स्मॉल d से, ठीक है? और अगर इस तीसरी वाली कंडीशन को होल्ड कराएँ 7D हमारा जो आया कैपिटल D आया है हमारा 18 तो 7 गुणा 18 K2 और 12 गुणा ये हो जाएगा आपका 10 K2 तो ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 और 7 5 12 126 K2 और ये आएगा आपका 120 K2 तो ये वाली कंडीशन भी तो होल्ड हो रही है। दोनों ही कंडीशन होल्ड हो रही हैं, लेकिन जो इसके आंसर की आई थी ना उसमें ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट माना गया है। ठीक है? इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिएगा चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको यहाँ पर ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है p प्लस क्यू एक्स की होल पावर 9 तो आपको यहाँ पर ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 में x की पावर 3 और x की पावर 6 के गुणांक बराबर हो तो आपको q की वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर 3 तो यहाँ पर अगर जनरल टर्म की बात करें tr प्लस 1 वो बराबर हो जाएगा आपका NCR इंटू में x NCR इंटू में a की पावर r NCR इंटू में हो जाएगा p की पावर एनसीआर पी की पावर एन माइनस आर यानी कि 9 माइनस आर इंटू में ए की पावर आर यानी कि क्यू एक्स की पावर आर ठीक है ये हो गया। अभी यहाँ पर एक्स की पावर 3 का गुणांक और एक्स की पावर 6 का गुणांक बताएं तो एक्स की पावर 3 के लिए यहाँ पर आर की जगह पर 3 रखना पड़ेगा तो 9C3 और ये हो जाएगा पी की पावर 6 और क्यू की पावर 3 ये हो गए। और जो एक्स की पावर 6 है उसके लिए आर की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा तो 9C6 पी की पावर 3 और क्यू की पावर हो जाएगा आपका 6। अभी आपको कोएफिशिएंट बराबर दिए हुए तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है 9C3 और 9C6 की वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी। ये आपका कट-पिट के बचेगा p की पावर 3 इक्वल टू में बच जाएगा आपका q की पावर 3 तो p बराबर क्यों आ जाएगा? तो q की वैल्यू p के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की तो इसमें बोला मध्य पदों के गुणांकों का आपको अनुपात बताना है मध्य पदों के गुणांक। तो इसमें अगर टोटल पद देखें तो 9 पावर तो टोटल 10 पद होंगे, ठीक है? अगर 10 पद हैं इसमें तो आपका जो 10 पद हैं इसमें तो 5वां पद और छठा पद जो होगा ना वो आपके 2 मध्य पद होंगे। तो 5वें पद के लिए r की जगह पर 4 रखना पड़ेगा और छठे पद के लिए r की जगह पर आपको 5 रखना पड़ेगा। इनका अनुपात निकालना है। चलेगा रखते हैं यहाँ पर पहले r की जगह पर रख देते हैं 4 तो ये हो जाएगा आपका NC4 p की पावर 5 इंटू में q की पावर 4 और इसका रेशियो निकालना है दूसरे वाले मध्य पद से तो r की जगह पर रख देंगे 5 तो ये हो जाएगा आपका NC5 p की पावर 4 और ये हो जाएगा q की पावर 5 ये तो सेम ही आने वाले हैं NC4 और NC5 की वैल्यू तो ऊपर तो बच जाएगा हमारा P और नीचे बच जाएगा Q यानी कि P रेशियो क्यों आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला x की पावर 2 और x की पावर 4 के गुणांक अगर बराबर होने हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 का गुणांक बराबर होना है x की पावर 4 के गुणांक के तो यहाँ पर भी सेम इसी की तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पर पहले x की पावर 2 के गुणांक के लिए r की जगह पर 2 रख देंगे तो NC2 p की पावर 7 q की पावर 2 और ये बराबर हो जाएगा आपका अभी x की पावर 4 का गुणांक तो r की जगह पर 4 रखना पड़ेगा NC4 और ये हो जाएगा आपका p की पावर 9 माइनस 4 यानी कि 5 और इंटू में q की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9C2 जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा 9C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल्स इंटू में 7 फैक्टोरियल तो यहाँ पर तो p की पावर 2 बचेगी क्योंकि इधर 5 है और ये क्यों उधर 2 बच जाएगा ये बराबर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 5 यानी 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू में q की पावर 2 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल से तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल 2 दूनी 4 यानी कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है कितनी 7:2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 24 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करें जो क्वेश्चन ये है शब्द क्वेश्चन ठीक है शब्द क्या है क्वेश्चन शब्द है इस पर आपको विचार करना है। इसमें पहला जो आपका पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें ये बोला गया है कि 4 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में 2 स्वर हों और 2 वोवल हों। अगर यहाँ पर हम स्वर और वोवल को अलग-अलग करते हैं तो क्यू आपका हो गया कॉन्सोनेंट, यू वोवल हो गया, ई भी वोवल हो गया, एस कॉन्सोनेंट हो गया, टी भी कॉन्सोनेंट, आई हो गया वोवल, एक ओ हो गया और एन आपका कॉन्सोनेंट यानी 4 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वोवल। अब आपको बनाने हैं टोटल शब्द
जबकि 2 स्वर लेने हैं, 2 व्यंजन, तो 4 में से 2 का चुनाव हम 4 से 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही 4 वोवल में से 2 वोवल का चुनाव भी 4 से 2 तरीके से कर सकते हैं। वो जो 4 अब हमारे पास अक्षर हैं, वो अपना पोज़ीशन 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो आपके शब्द बनेंगे, वो इतने बन जाएँगे, इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लें, इसका डबल कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, तो ये कट गया 6 आ गया, ठीक है? और 6 यहाँ आएगा तो 6 छीं 36 और ये हो गया 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, तो ये हो जाएगा 4 छीं 24, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है? 144 तो आने से रहा, ठीक है? क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई आने वाली है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले वाली क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि 8 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें व्यंजन और स्वर एकांतर स्थानों पर हैं, अल्टरनेट पोज़ीशन पर आपको रखने हैं, ठीक है? तो ये आपके ये हो गए कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रखते हैं या तो ऐसे रख सकते हैं चारों को, क्यों से पहले और फिर एक छोड़ के एक पर, या फिर ऐसे रखे जा सकते हैं कि 2 तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है? कितने तरीके पॉसिबल हैं? पॉसिबिलिटी है 2 तरीके की। अब ये जो कॉन्सोनेंट होंगे ये अपने 4 फैक्टोरियल तरीके से पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं और वोवेल्स भी 4 फैक्टोरियल तरीके से अपनी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं। यानी जो टोटल शब्द बनेंगे वो आपके हो जाएँगे 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल 24, ये भी 4 फैक्टोरियल 24, 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छीके 12, 2 सत्ते 14, 15, 2 पंजे 10 और 1152, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ इसमें बोला गया है 8 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी व्यंजन एक साथ आते हों। तो अगर चारों के चारों व्यंजन एक साथ हो गए तो इनको तो एक मान लेंगे, तो टोटल अब हमारे पास अक्षर 5 बचेंगे, तो 5 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन वो कॉन्सोनेंट अपना स्थान तो बदल सकते हैं कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा 120 और 4 फैक्टोरियल हो गया हमारा 24, तो 12 चौक 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 हो गया हमारा 28। तो 2880 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको यहाँ पर ये ओवरव्यू दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन आगे के इसी से मैच करेंगे। ये आपको एक सारणी की वैल्यू दी हुई है और ये आपके सहगुणांक है, ठीक है? कोफैक्टर है तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई उसके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से करें तो वो तो डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अ, अगर हम मल्टीप्लाई जो है ना किसी भी रो के किसी भी एलिमेंटों की उन्हीं के कोरेस्पोंडिंग किसी दूसरी रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंटों से, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई किसी दूसरी कॉलम के कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से, एलिमेंट से नहीं कोफैक्टर से करके जोड़ें तो वो फिर आपका कितना आता है, 0 आता है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चलिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें बोला गया है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना? A21 A31, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास सारणी है ना, ये जो सारणी है इसमें हमें A21 को यहाँ पर लाना है, ठीक है? A21 को आपको ऊपर कॉर्नर पे लाना है, तो रो और कॉलम को हम चेंज कर लेंगे। रो और कॉलम को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A21 A22 A23 और नीचे आ जाएगा आपका A11 A12 A13 और ये हो जाएगा आपका A31 A32 और ये हो जाएगा A33। ठीक है? अभी अगर हम आगे की तरफ देखें तो अभी हमें क्या करना है, A23 को लाना है कहाँ पर? A23 को अब इस दूसरी पोज़ीशन पे लाना है, तो इसलिए और यहाँ देखें A23 को यहाँ लाना है हमें और A31 को लाना है हमको यहाँ पर। तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रे में तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है? अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ हो जाएगा आपका A11 A12 और ये हो जाएगा आपका A13 और तीसरी जो कॉलम है वो हो जाएगी A31 A32 A33। ठीक है? अब ये हो गया, अभी और आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो दूसरा, ठीक है, ये तो आपका मैच खा गया। अभी यहाँ अगर देखें आपका ये जो A23 है ना, वो आपका कहाँ आना है? यहाँ पर आना है दूसरी वाली पोज़ीशन पर। तो इनको आप दोबारा से चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका A21 A11 A31 और ये हो जाएगा आपका A23 A13 और ये हो जाएगा आपका A33। अभी अगेन करें तो दोबारा से साइन चेंज यानी प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपका A22 A12 A3, इसके बराबर आगे अगर हम देखें तो ये तो आपका मैच खा गया, पहले वाला तो सेम बन गया। अभी अगर इसको देखें तो ये आपकी जो है ना, जो पहली सॉरी तीसरी कॉलम है वो दूसरी जगह पर आ रही है, दूसरी कॉलम यानी एक बार हमें और चेंज करना पड़ेगा। तो जब एक बार और चेंज करेंगे तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा और ये इसी के साथ मैच खा जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको मैच कराएँ। इसमें ये बोला गया है कि अगर एफ(x) एक फलन है और x, y ये नेचुरल नंबर है, एफ(x + y) जो है एफ(x) इंटू fy के बराबर है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। f1 2 के बराबर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर हम f1 की बात करें तो ये 2 के बराबर है, अगर f2 की बात करें तो ये हो जाएगा, इसे 1 + 1 लिख लेंगे तो f1 × 1 यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा।
ठीक है? और अगर हम बात करें F3 की तो इसको हम लिख देंगे 3 को लिख देंगे 2 + 1 तो ये आपका हो जाएगा F2 इंटू में F1 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में F1 यानी 2 यानी ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। इसी तरीके से हम F4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है तो ये आपका हो जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F4 टू कहाँ तक Fn तक और ये बराबर आपको दिया हुआ है 2044 के तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2 की पावर 2 ये हो गया आपका 2 की पावर 3 ये हो गया आपका 2 की पावर 4 ये हुई बात और अप टू कहाँ तक ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पर अगर हम टर्म देखें तो इसमें आपकी कितनी टर्म्स है n-1 टर्म्स है ठीक है ना 2 से स्टार्ट है n तक तो n-1 टर्म्स तो अप टू कहाँ तक n-1 टर्म्स ये हो गया आपका 2044 कह रहा है तो ये आपकी जीपी बननी है तो जीपी का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a 2 की पावर 2 इंटू में r की पावर n तो r है यहाँ पर 2 तो 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 -1 तो नीचे तो 1 आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा 2044 2044 2 की पावर 2 4 हो गया 4 से इसको काट देंगे तो 4 पंजे 20 4 एकम 4 4 पंजे 20 4 एकम 4 4 एकम 4 और ये माइनस एक इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 512 यानी 2 की पावर n-1 512 हो गया तो 512 8 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 9 बन गया तो n जो है यहाँ से कितना आ जाएगा आपका सोल्व करके 10 आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको वैल्यू निकालनी है x1 से लेकर 5 तक तो 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 में से गया 3 फिर रखते हैं हम यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पहले तो 1 रखेंगे तो ये आपका आएगा 1 ठीक है ना 1 रखने पर तो 1 आ जाएगा 2 रखेंगे 2 दूनी 4 में से गया 3 F3 हो जाएगा और अगर रखते हैं यहाँ पर 2 रख दिया 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 6 में से गया 5 यानी F5 हो जाएगा और इसी तरीके से 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 10 में से 1 गया नहीं यानी F9 के बाद इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 की पावर 3 और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अभी इसमें अगर टर्म्स काउंट करें तो कितनी टर्म्स हो जाएँगी ये आपकी 1 3 5 7 और 9 ठीक है 5 टर्म तो यहीं से क्लियर हो रहा है कितनी टर्म्स है 5 टर्म है तो इनका सम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a इंटू में a इंटू में r की पावर n तो ये हो गया r है यहाँ पर 4 की पावर n हो गया 5 -1 अपॉन में r माइनस में ये 3 हो जाएगा तो 2 और ये 4 की पावर 5 हो गई आपकी 4 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 चौका 64 64 गुणा में आ जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 का 4 यहाँ से लेकर 6 16 चौका 96 96 और 6 हो गया आपका 102 102 में से अगर 1 घटाएँगे तो ये घट जाएगा 1 तो इसमें बचेगा 1023 बच जाएगा और डिवाइड बाय 3 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 एकम 3 गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 के 6 682 आएगा तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 33 की तरफ इसमें हमें 1 से लेकर कहाँ तक रखनी है 6 तक तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 इंटू में F1 और प्लस का 2 की पावर 2 इंटू में F2 अप टू कहाँ तक जाएगा ये 2 की पावर अप टू कहाँ तक चला जाएगा ये 2 की पावर 6 इंटू में F6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा ठीक है यहाँ से बनेगा 2 की पावर 2 तो यहाँ बनेगा यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये आपका इसी तरीके से चलता रहेगा इसमें टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 6 टर्म तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ए हो गया 4 इंटू में आर यहाँ पर भी आपका 4 ही आएगा आर हो गया आपका कितने गुणा हो गया आपकी बार 2 की पावर 4 आर की पावर n -1 अपॉन में r -1 3 यहाँ पर आपका 4 की पावर 6 की वैल्यू निकालें 4 की पावर 5 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी 1024 आई थी 4 से और इंटू कर दे रहे हैं 4 चौक 16 का 6 से लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9 0 4 एकम 4 यानी 4096 और 1 घटाएंगे तो बचेगा 4095 4 गुना 4095 4095 डिवाइडेड बाय 3 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 एकम 3 एक हाथ में 3 3 3 6 18 3 पंजे 15 ये आ गया अभी 4 से गुणा करते हैं 4 पंजे 20 हाथ से लगेंगे 2 4 6 24 24 और 2 26 हाथ से लगेंगे 2 4 तिया 12 13 14 वैसे तो आंसर मैच ही कर गया डी ऑप्शन आएगा ठीक है ना लास्ट में 460 इसी में यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ तो इसमें ये बोला गया है कि एक विश्वविद्यालय तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं एक विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल फुटबॉल और वॉलीबॉल ठीक है इसके पदक प्रदान किए जाते हैं और केवल एक्स जो छात्र हैं उनको तीनों पदक मिले तो ये तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है तो तीन समुच्चय बना लेते हैं हम यहाँ पर ये हो गया हमारा फुटबॉल ये हो गया हमारा फुटबॉल है एक बास्केटबॉल हो गया चलो इसे बास्केटबॉल मान लेते हैं ये फुटबॉल हो गया और एक हो गया हमारा वॉलीबॉल तो जो एक्स छात्र हैं उनको तीनों ठीक है तीनों पदक मिले हैं तो बीच वाला एक्स से फिल हो गया आगे इसने बोला कुल 15x पदक मिले हैं बास्केटबॉल में 15x 5x और फुटबॉल में 4x प्लस 15 है और वॉलीबॉल में आपको x प्लस 25 पदक मिले तो अब मान लीजिए ये वाला जो स्थान है इसमें K1 है इसमें मान लो K2 है और ये K आपका 3 हो गया तो आपका जो फुटबॉल है ना सॉरी बास्केटबॉल जो है उसमें आपको टोटल कितने पदक मिले हैं बास्केटबॉल में 5x तो केवल बास्केटबॉल में आपके आ जाएंगे इसमें से इसको इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो 4x माइनस K1 माइनस K2 आ जाएंगे इसी तरीके से फुटबॉल के लिए निकालेंगे तो ये आपका बचेगा कितना 3x प्लस 15 माइनस K1 माइनस K2
और इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, तो ये आपका बचेगा 25 माइनस K2 माइनस का K3। अब इन सबको जोड़ के आपको दिया हुआ है कितने टोटल पदक हैं, 15x, तो सबको जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 और 3 7, 4x और 3x 7x और एक 8x, तो 8x आ गया। अगर नंबर को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 और 25 40, और ये आपका हो जाएगा एक K1 ये वगैरह तो कट जाएँगे, ये बचेगा माइनस का K1 माइनस का K2 माइनस का K3, और ये आपको दिया हुआ किसके बराबर, 15x के बराबर। तो यहाँ से K1 प्लस K2 प्लस K3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी 40 माइनस का 7 x के बराबर। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, इसमें आपसे बोला गया ठीक 2 खेलों में कितनों को पदक मिले, तो ठीक 2 खेलों में जो पदक मिल रहे हैं वो किसके बराबर है, K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर है, और इसकी वैल्यू है 40 माइनस 7 x के बराबर। 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35 की तरफ। इसमें बोला कितनों को 3 खेलों में से कम 2, 2 में कम से कम 2 का मतलब या तो 2 में मिले हों या तीनों में मिला हो। तो 2 में जो पदक मिल रहे हैं वो आपके 7 माइन 40 माइनस का 7x है। तो तीनों में जो मिला है वो x को मिला है, तो यानी कि 40 माइनस का 6x जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 माइनस 6x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। इसमें बोला कितनों को तीनों खेलों में से ठीक एक खेल में पदक मिला। तो ठीक एक खेल में जो पदक मिल रहा है वो आपका केवल ये वाला 4x, ये बाहर वाले जो है ना, ये इनको हम ऐड करेंगे 4x और ये हो गया 3x यानी कि 7x। ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 25 और 15 40 प्लस का 40, और यहाँ पर बचेगा आपका K1 भी 2 बार है, K2 भी, यानी कि 2 कॉमन लेने के बाद जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 2, और ये बचेगा आपका K1 प्लस K2 प्लस K2। तो ये ऐसे हो जाएँगे जिनको केवल एक ही में आपका पदक मिला हुआ है। 7x प्लस का 40, और ये आपकी वैल्यू निकल ही गई है, अभी हमने निकाली थी 40 माइनस का 7 है, 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे सॉरी यहाँ पर, तो हो जाएगा 80 प्लस का तो हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 21 माइनस का 40। 21x माइनस का 40 यानी 36 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है, अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, 21x माइनस 40 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें बोला गया, मान लीजिए ए आपका ये है और ए जो है वो p प्लस क्यू के बराबर, जहाँ आपका p सममितावी है और q विषम सममितावी है। तो आपको बताना p किसके बराबर होगा। p की बात करें तो आपका जो p होगा ना वो आपका होता है 1/2 a प्लस a डैश के बराबर। ये हमेशा सममितावी होती है। जो q होता है वो होता है 1/2 a माइनस a डैश के बराबर। तो यहाँ से a डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 0 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 0 कोस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 0। अभी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर हर जगह 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, सब जगह 1 1 और 2 से डिवाइड भी लगाना है। ठीक है? तो यानी कि 37 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका मैच कर जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरे वाले की बात करें, इसमें बोला क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इनको माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है? यानी माइनस कोस 2 थीटा का फ़ॉर्मूला बनेगा। ठीक है? यहाँ पर माइनस कोस 2 थीटा बनेगा, तो हर जगह बन जाएगा कोस 2 थीटा, तो वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर बनेगा आपका माइनस का 1/2, यानी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, ए सारणी ए का न्यूनतम मान बताना है। तो सारणी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा सारणी की वैल्यू। तो सारणी की वैल्यू निकालने के लिए हम चाहें तो इसे ऐसे भी सोल्व कर लेंगे, या फिर सीधा इसका एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अ, ऐसे करते हैं पहली और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है? जो दूसरी कॉलम है और तीसरी कॉलम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, ठीक है? बाकी तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? और बाकी पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। या फिर एक और दूसरा तरीका इन तीनों को ऐड कर लें। चलिएगा सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? ये पहले वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हाइड हो जाएगा, ये आपका तो ये 0 यानी कि माइनस का हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस माइनस प्लस तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस का कोस की पावर 6 थीटा। सारणी की वैल्यू आ गई। अब इसकी आपको न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको साइन स्क्वायर क्यूब लिख लेंगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। इसको अगेन लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 बन जाएगा, और प्लस का, ठीक है? प्लस का लिख देंगे हम इसको, क्या सॉरी प्लस का नहीं माइनस का, ठीक है? माइनस का लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी 4 से लगा देते हैं डिवाइड, 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का। इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो तभी होगी जब ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी न्यूनतम वैल्यू आपकी कितनी होगी 1 होगी, सॉरी इसकी साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होने वाली है वो होगी 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4
4। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, तो तीनों ही सोल्व करा देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42 के लिए आपको ये बोला गया है, एक त्रिज्या खंड है एबीसी। क्या है आपके पास? एक त्रिज्या खंड है एबीसी और इसमें बोला आपकी बीसी और सीए बराबर है। तो ये आपका बीसी और सीए बराबर है, तो इसको सी मान लेते हैं, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बीसी भी 10 है और सीए भी आपकी 10 है और ए भी आपकी कितनी है? 16 है। अब एबी के मध्य बिंदु पर एक लैंप पोस्ट खड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल बीचों-बीच खड़ा है एक लैंप पोस्ट, जो कि लैंप पोस्ट खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये आपको अज़्यूम करना पड़ेगा, थोड़ी इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब ये जो एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है? 45 एंगल बना रहा है। तो आपको वैल्यू बताना लैंप स्टॉप की ऊँचाई। अगर ये 45 एंगल बना रहा है सबसे पहले, तो ये जो है ना दोनों सेम ही होंगे। क्योंकि ये 45 है, तो ये भी 45 एंगल बराबर, तो साइड भी बराबर और ये आपका 8 है, तो ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। तो जो लैंप पोस्ट है ना, इसकी ऊँचाई आपकी 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला आपको ए बी बटे साइन सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो ये सी है, तो ये आपकी सी हो गई, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए हो गई और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी हो गई। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन ए बी अपॉन साइन सी की, ठीक है? इसका हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है? इस ट्रायंगल का एरिया परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालिए, 8 है, ये 10, तो ये आपकी 6 बच जाएगी, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये होगा 1/2 आधार, आधार हो गया 16 गुणा ऊँचाई हो गई 6, तो 2 तिया 6 और 16 तिया 48, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया आपका 48। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन सी के बराबर, ठीक है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 आ गया, 1/2 ए है हमारी 10 और बी है, वो भी हमारी 10 है, साइन सी के बराबर आ गया, तो ये हो गया 2 पंजे 10, यानी कि जो साइन सी है ना, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 48/50 और ए बी कितना है? 16। ए बी और ये आ गया आपकी 48/50, 50 तो ऊपर चला जाएगा, 16 तिया 48 यानी 50/3, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको निकालनी है कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए और बी तो आपके सेम ही होंगे, ठीक है? ए और बी तो सेम ही होंगे, तो कोस बी की जगह पर हम कोस ए ही लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 कोस ए प्लस का कोस सी के बराबर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोस ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर कोस ए जो होगा आपका, वो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, कोस ए हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये सो हो गया अपॉन में 2bc। 2 बी हो गया आपका 10 और सी हो गया आपका 16। 100 से 100 तो कट जाएगा, 16 16 256 आ जाएगा, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, यानी ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, कोस ए की वैल्यू आ गई 4/5 और अगर कोस सी की वैल्यू निकालें तो कोस सी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 माइनस का सी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 256 बटे में 2 गुणा 10 गुणा 10 ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और 200, ये ऊपर बचेगा माइनस का 56, नीचे बचेगा 2 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो 28 बचेगा, 2 से अगेन 4 से काट देंगे, ठीक है? 4 से 28, नीचे बचेगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि ये बच जाएगा आपका माइनस का 7/25, माइनस का 7/25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 33/25, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी अभी अपनी शुरुआती एज में हैं और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हमारा भी जो है मोटिवेशन होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी-सी हेल्प हमारी कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाए। मिलते हैं चलिएगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।